हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 का जो वीडियो चल रहा था, कक्षा 11 में अपन चैप्टर नंबर 3 तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो उस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणुवीय त्रिज्या, और लास्ट वीडियो में मैं आपको परमाणुवीय त्रिज्या की आवर्तिता तक आपको बता चुका था। आज देखिए, मैं इसकी शुरुआत, आज के वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न के माध्यम से कर रहा हूँ। इसमें एक प्रश्न आता है, कल मैंने आपको आवर्तिता में ये बताया कि बाएं से दाएं आने पर आकारों में कमी होती है। आकारों में कमी होती है, लेकिन अगर हम इसमें आवर्त सारणी में अध्ययन करें तो वर्ग 18 के तत्वों की त्रिज्या जो होती है कम होने के स्थान पर बढ़ जाती है। जैसे आपका वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यानी यहां से लेकर के यहां तक तो आकार घटेगा, आकार में कमी होगी, लेकिन इसके बाद आकार कम होने के स्थान पर आकार बढ़ता है। तो इसका कारण हमसे पूछा गया है कि भाई इसमें उत्कृष्ट गैसों में परमाणुवीय आकारों में कमी के स्थान पर वृद्धि क्यों हो जाती है। तो इसका अपन आंसर क्या दे सकते हैं। देखिए, ये जो आपके तत्व हैं, इनमें इन तत्वों की जो त्रिज्या होती है, यह त्रिज्या होती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। इन तत्वों की जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या का प्रकार होता है सहसंयोजक त्रिज्या। जबकि आपके वर्ग 18 के तत्वों में, नियॉन में सहसंयोजक त्रिज्या नहीं हो सकती। कारण, क्योंकि नियॉन के द्वारा कोई रासायनिक बंध का निर्माण नहीं किया जाता है, और रासायनिक बंध का निर्माण ना किए जाने के कारण से नियॉन सहसंयोजक त्रिज्या का निर्माण नहीं कर सकता। तो नियॉन की जो त्रिज्या होगी वो केवल और केवल वान डेर वाल त्रिज्या होगी। और अपन ने कल पढ़ा भी था कि जो वान डेर वाल त्रिज्याएं होती हैं वो अन्य सभी प्रकार की त्रिज्याओं की तुलना में बड़ी होती हैं, क्योंकि उसमें परमाणु की सीमा के बाहर के भाग को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। वान डेर वाल त्रिज्याओं में परमाणु की सीमा के बाहर के भाग को भी सम्मिलित करना पड़ता है, तो इसके कारण से वान डेर वाल त्रिज्याएं बड़ी होती हैं। तो अपन इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग 18 के तत्वों में जो त्रिज्या होती है वो केवल वान डेर वाल त्रिज्या होती है, और वान डेर वाल त्रिज्याएं अन्य समस्त प्रकार की त्रिज्याओं की तुलना में बड़ी होती हैं। तो इस वजह से वर्ग 18 के तत्वों का आकार अपने निकटवर्ती आवर्त के तत्वों की तुलना में जो है बड़ा होता है। आवर्त में निकटवर्ती तत्वों की तुलना में, सभी की तुलना में बड़ा रहता है। तो जैसा ये मैंने आपको दूसरे आवर्त का उदाहरण दिया है, तीसरे आवर्त में ऑर्गन जो है वो बड़ा हो जाएगा, चौथे आवर्त में क्रिप्टॉन बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से तत्वों के आकार जो होते हैं कम होने के स्थान पर जो है वो बढ़ते हैं। अब जैसे हम यहां पर जो है एस ब्लॉक के तत्वों के आकारों का अध्ययन करें, एस ब्लॉक के तत्वों के आकार, एस ब्लॉक के तत्वों के आकारों का यदि हम क्रम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अच्छा, इसमें भी आपके नीचे के जो तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं है। तो आकार को देखा जाए
तो आकारों में इस प्रकार का क्रम अपने को देखने को मिलेगा। बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा लिथियम, लिथियम के बाद मैग्नीशियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से बड़ा आपका सोडियम, फिर सोडियम के बाद में आपका कैल्शियम, फिर इससे बड़ा स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, और इसके बाद बेरियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आपको फ्रेंसियम और रेडियम को जो है रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण से यहां पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण से हमें इनके आकारों के बारे में सही अनुमान नहीं। तो ये इसमें आकार का क्रम है। सबसे छोटा आपका बेरिलियम हो गया, और इसके बाद आपका सबसे बड़ा जो तत्व हो गया आपका सीजियम। हाइड्रोजन को और लिया जाए तो हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन हमने ये केवल धातुओं को यहां पर सम्मिलित किया है इस अध्ययन में। तो इस प्रकार से हम यहां पर एस ब्लॉक के तत्वों के आकार को बता सकते हैं। यह आपका सबसे छोटा तत्व, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा, यानी सबसे बड़ा तत्व हो गया आपका सीजियम। सबसे बड़ा तत्व हो गया आपका यहां पर सीजियम। तो इस तरह से हम आपको एस ब्लॉक के तत्वों के आकारों के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में अगला टॉपिक आता है इसका अगला टॉपिक आता है भाई आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। बेटा आयनिक त्रिज्या का अर्थ क्या है? देखिए आयनिक त्रिज्या का अर्थ होता है किसी भी आयन में, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, तो किसी भी आयन में नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, किसी भी आयन में नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम नाम दे सकते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का जो अध्ययन किया जाता है वो दो रूपों में किया जाता है। एक तो होता है धनायन की त्रिज्या और दूसरा होता है ऋणायन की त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या दो रूपों में व्यक्त की जा सकती है। एक तो हम इसको कह सकते हैं धनायनिक त्रिज्या, और एक दूसरे प्रकार की त्रिज्या होती है आपकी ऋणायनिक त्रिज्या। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर धनायनिक त्रिज्या की। तो देखिए धनायनिक त्रिज्या क्या है? धनायनिक त्रिज्या, एक धनायन जो है सदैव अपने परमाणु की तुलना में छोटा होता है। धनायन छोटा होगा किसकी अपेक्षा? जनक परमाणु की अपेक्षा। जैसे एग्जाम्पल में ले अपन तो सोडियम परमाणु, तो सोडियम परमाणु बड़ा होगा लेकिन सोडियम धनायन छोटा। एक धनायन का आकार हमेशा ही उसके जनक परमाणु के आकार से छोटा होता है।
और आकारों के छोटा होने के लिए कुछ यहाँ पर विशेष कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण क्या आता है, जब भी कोई परमाणु धनायन बनाता है तो परमाणु के द्वारा धनायन के निर्माण में सामान्यतः परमाणु का बाह्यतम कोश जो है वो समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे सोडियम है और सोडियम के द्वारा बनाया गया सोडियम धनायन। बेटा, धनायन जब भी बनता है तो धनायन निर्माण में परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। जब भी कोई परमाणु धनायन का निर्माण करता है तो धनायन के निर्माण की क्रिया में परमाणु के द्वारा सदैव ही इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बनेगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जरा एक बार देखें। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये आपकी सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये उसका बाह्यतम कोश है। अब सोडियम से सोडियम धनायन बन रहा है, तो धनायन का विन्यास जरा एक बार देखें। 1s2, 2s2, 2p6, यानी पहले बाह्यतम कोश था तीसरा कोश, पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन था आपका तीसरे कोश में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका तीसरे कोश में ना होकर के अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आ गया आपका दूसरे कोश में। कारण, भाई 3s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब 3s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अब बाह्यतम कोश तीसरा ना होकर के बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरा कोश बाह्यतम कोश का कार्य करेगा। ये यहां पर बाह्यतम कोश का कार्य करेगा। तो जब भी कोई परमाणु धनायन का निर्माण करता है तो धनायन के निर्माण के समय सामान्यतः परमाणु के बाह्यतम कोश में कमी होती है। जब परमाणु द्वारा धनायन का निर्माण किया जाता है तो धनायन निर्माण की क्रिया में परमाणु के बाह्यतम कोश में कमी हो जाती है। तो पहला कारण तो आपके सामने स्पष्ट हो गया कि यहां बाह्यतम कोश तीसरा है और यहां बाह्यतम कोश दूसरा है। यहां बाह्यतम कोश 3 और यहां बाह्यतम कोश 2, तो मुख्य कोश में एक की कमी हो गई। इसको अपन एक चित्र के माध्यम से अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं। ये सोडियम परमाणु और ये जो है सोडियम धनायन। इसमें पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब तीसरा कोश समाप्त हो चुका है और बाह्यतम कोश जो है उसके बाह्यतम कोश दूसरा है और दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या रह गई 8। तो इस तरह से जब भी कोई परमाणु धनायन में परिवर्तित होगा तो परमाणु के द्वारा धनायन में परिवर्तित होने के दौरान उसके बाह्यतम कोश में कमी हो जाती है और जब बाह्यतम कोश में कमी होगी, जब भी बाह्यतम कोश के मान में कमी होगी तो आकार जो होगा वो निश्चित रूप से छोटा होगा। एक बात। अब बेटा दूसरी बात आती है कि जब भी परमाणु धनायन में परिवर्तित होता है, परमाणु धनायन में परिवर्तित होता है तो धनायन में परिवर्तित होने पर परमाणु के प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। धनायन में परिवर्तित होने के दौरान प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान का बढ़ना। अब इसमें अगर हम इसको तुलना करें, यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के रूप में हम इसको देखें, देखिए प्रभावी
नाभिकीय आवेश, ये जो तुलना की जाती है प्रभावी नाभिकीय आवेश की, ये तुलना की जाती है आपकी Z/E के माध्यम से। Z/E, Z होता है परमाणु क्रमांक, Z होता है परमाणु क्रमांक और E होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें सोडियम धातु जो है, सोडियम के परमाणु क्रमांक का मान होता है 11 और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 11, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर होते हैं। तो Z/E का मान आया 1। यहां पर Z/E का मान 1 आया, यानी एक प्रोटॉन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जाना। एक प्रोटॉन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा। अब यहां पर जो है Z/E का मान परमाणु क्रमांक 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या रह गई 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रह गई? 10। तो अब Z/E का मान हुआ 1.1। तो यहां पर Z/E यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश 1 और यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश 1.1, अर्थात नाभिक की ताकत बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ेगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, मतलब नाभिक की ताकत बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाएगी। और जब नाभिक की ताकत बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे तो परमाणु आकार में निश्चित रूप से कमी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे तो उस अवस्था में परमाणु आकार निश्चित रूप से घटेगा। तो ये था, इसमें दो कारक मैंने आपको बताए। आपको मैंने बताया यहां पर धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या में मुख्य बात, एक धनायन सदैव अपने जनक परमाणु की तुलना में छोटा होता है, या धनायन की त्रिज्या का मान परमाणुवीय त्रिज्या की तुलना में निश्चित रूप से कम होता है। और धनायन के निर्माण की शर्त क्या है? जब भी कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर धनायन का निर्माण होता है। फिर धनायन की त्रिज्या के ऊपर दो कारकों का प्रभाव पड़ता है। पहला कारक होता है, जब भी धनायन का निर्माण होगा, धनायन के निर्माण में सामान्य रूप से बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, इसमें सोडियम में परमाणु अवस्था में बाह्यतम कोश आपका तीसरा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही तीसरा कोश समाप्त, रिक्त हो जाता है। अब बाह्यतम कोश इसका दूसरा माना जाएगा, तो एक कोश में कमी हो गई और मुख्य कोश में कमी होने का मतलब हुआ आकार घटेगा। फिर दूसरा कारक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि, तो जब भी परमाणु आपका धनायन में परिवर्तित हो, जब भी परमाणु धनायन में परिवर्तित होता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करता है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया जाता है। पहले 11 प्रोटॉन मिलकर के 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे, 11 प्रोटॉन मिलकर के 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। अब 11 प्रोटॉन मिलकर के केवल 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। 11 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, अर्थात बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, अर्थात जो धनायन की त्रिज्या होगी वो हमेशा परमाणुवीय त्रिज्या की तुलना में छोटी हो जाती है। ये रही बात बेटा धनायन की त्रिज्या की। अब हम बात करते हैं ऋणायन की त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या, देखिए एक ऋणायन बनता कैसे है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे,
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो ऐसी अवस्था में हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा? ऋणायन। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो परमाणु जो है ऋणायन में परिवर्तित होता है। एक बात। दूसरी बात आती है कि ऋणायन का आकार या ऋणायन की त्रिज्या ऑलवेज ग्रेटर देन परमाणु। ऋणायन की त्रिज्या सदैव ही उसके परमाणु की तुलना में बड़ी होती है। एक ऋणायन अपने जनक परमाणु की अपेक्षा हमेशा बड़ा होगा। जनक परमाणु की अपेक्षा हमेशा बड़ा होता है। अब बेटा ऋणायन बनते समय त्रिज्या बढ़ती क्यों है, इस बात को हम एक उदाहरण से यहां पर स्पष्ट करते हैं। जैसे फ्लोरीन है और फ्लोरीन का परिवर्तन हो रहा है। फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परिवर्तित हो रहा है फ्लोराइड आयन में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये चेंज हो रहा है फ्लोराइड आयन में। अब बेटा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5 और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 1s2 2s2 2p6। देखिए एक बात तो यहां स्पष्ट है कि जब परमाणु ऋणायन में परिवर्तित होता है तो कोश की संख्या में, मुख्य कोश की संख्या में, बाह्यतम कोश की संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब भी कोई परमाणु ऋणायन में परिवर्तित हो तो बाह्यतम कोश की संख्या किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होती है। बाह्यतम कोश उतना ही रहता है, कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश नहीं करेगा। तो कोश के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो फिर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? प्रभाव पड़ता है यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का। अब देखिए इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश को निकाला जाए तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9। परमाणु के लिए Z/E की वैल्यू हमेशा एक आएगी, चाहे कोई भी परमाणु हो। लेकिन जब ये आयन में चेंज होता है तो आयन में Z/E की वैल्यू, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और Z/E का मान हो गया यहां पर 0.9। मतलब पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक था और अब प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में क्या हो चुकी है? कमी। तो कहने का अर्थ है कि जब भी कोई परमाणु ऋणायन में परिवर्तित होता है तो ऋणायन में परिवर्तित होने की अवस्था में प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी हो जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी का मतलब क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक की ताकत तुलनात्मक दृष्टि से कम हो जाएगी। और जब नाभिक की ताकत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर की ओर खींचेंगे। इलेक्ट्रॉनों को बांधने का काम किसका है? नाभिक का काम है। और जब नाभिक की ताकत इलेक्ट्रॉनों पर कम है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर खिसकेंगे। दूर खिसकेंगे मतलब आकार जो होगा वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से दूर जाना मतलब आकार का बढ़ जाना। तो इसके कारण से आपका एक ऋणायन जो होता है वो हमेशा ही अपने जनक परमाणु की तुलना में बड़ा होता है।